एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत कंफ्यूजिंग और मुश्किल बीमारी है। इसके बारे में मैं कोशिश करूँगी आसान अल्फाज में आपको समझाना। आई एम डॉक्टर तहमीना रहमान एंड वेलकम टू टी टॉक्स। तो एंडोमेट्रियोसिस है क्या? एक यूट्रस है, उसकी एक लाइनिंग है जो अंदर बनती है, जो हर मर्तबा पीरियड्स में झड़ती है। वो लाइनिंग सिर्फ यूट्रस में ही होनी चाहिए ऑफ कोर्स, बट एंडोमेट्रियोसिस में वो लाइनिंग जो सिर्फ यूट्रस में होनी चाहिए वो यूट्रस से बाहर मौजूद होती है। वो कभी ओवरीज में होती है, वो कभी छट्टे की तरह पड़ी हुई होती है, लेकिन वो यूट्रस से बाहर होती है। अब यूट्रस से बाहर जब वो लाइनिंग है, वो हार्मोन्स जो आ रहे हैं, जो ओवरी बना रही है, उसके इन्फ्लुएंस में, उसकी वजह से, जैसे हर साइकिल में लाइनिंग थिक होती है, फिर अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ऑब्वियसली वो हार्मोन्स वापस जाते हैं, वो लाइनिंग झड़ जाती है। ठीक है। सो वो झड़ना जो है लाइनिंग का, वो यूट्रस से बाहर भी हो रहा है। जहाँ ओवरी है, अगर उधर यही लाइनिंग के सेल मौजूद हैं तो वो उधर भी ब्लीड करेंगे, लेकिन वहाँ वो कहाँ जाएंगे? वो वहाँ सिस्ट बनाएंगे। वो अगर पेल्विस में छटा है, यूट्रस के इर्द गिर्द, ट्यूब्स के इर्द गिर्द, ओवरीज के इर्द गिर्द, तो हर पीरियड्स में वो भी ब्लीड करेंगे और फिर वहाँ पर वो सिस्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि वो कलेक्ट हो जाएगा ब्लड, या वो चीज़ें चिपक जाएंगी, सारी एनवायरनमेंट वहाँ टॉक्सिक हो जाएगी। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि सब कुछ वहाँ पे असरअंदाज होता है। यानी ये जो ब्लड है ना, जैसे ये मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, ये जहाँ पर भी अंदर बॉडी के अगर ब्लड होगा तो वो टॉक्सिक होगा, वो इरिटेटिंग होगा, वो वहाँ चीज़ों को इरिटेट करने का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन होगी, यानी स्वेलिंग वगैरह अंदर होगी, चीज़ें डैमेज होंगी, और जहाँ इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पेन होगी, राइट? सो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एबनॉर्मल जगह पर यूट्रस की लाइनिंग की मौजूदगी की वजह से होता है। क्यों होता है अभी तक नहीं पता, राइट? गेसेस हैं, थेरीज हैं। कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, जहाँ पर अर्ली प्रेगनेंसीज होती हैं, जहाँ पर बार बार प्रेगनेंसीज होती हैं, वहाँ कम होता है, जैसे गांव में कम होता है। तक सो एक जहाँ बार बार पीरियड्स हो रहे हैं और उनमें कोई गैप नहीं आ रहा है, उनमें ज़्यादा होता है। लेकिन वजह कि ये शुरू क्यों होता है? क्या वो पीरियड्स का ब्लड रिवर्स में जाके ट्यूब से आ जाता है और पेल्विस में आ जाता है? थेरी है। क्या वहीं पे जो मौजूद सेल हैं वो खुद ब खुद चेंज करके यूट्रस की लाइनिंग की तरह बन जाते हैं? आप लोगों ने सुना होगा ना कि स्टेम सेल्स होते हैं जो कुछ भी बन सकते हैं। इसी तरह ये इस किस्म के सेल्स मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद होते हैं, और एक थ्योरी ये भी है कि शायद वो खुद ब खुद कुछ और बन जाते हैं, वहाँ वो मौजूद होते हैं तो वो यूट्रस की लाइनिंग बन जाते हैं। बट अभी तक इसकी एग्जैक्टली समझ नहीं आई कि ये होता क्यों है। यस, ये देखा गया है कि जिन लोगों में प्रेगनेंसीज नहीं होती उनमें वो ज़्यादा होता है, या वो लेट प्रेग्नेंट होते हैं, और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि बार बार अनइंटरप्टेड पीरियड्स का होना। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? इसका डायग्नोसिस होता है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेन। अब पेन को मैनेज कैसे करना है? अगर सिर्फ पेन किलर से मैनेज करेंगे, 3-4 दिन गुजारा हो जाता है। पीरियड्स में पेन है, पेन किलर्स लिए, गुजारा हो गया। लेकिन हर पीरियड्स में वो पेन पहले से शायद ज़्यादा होती जाए, पेन किलर्स ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़े। आपका अगर ये पैटर्न है कि पीरियड्स की पेन ज़्यादा होती जा रही है, और ये नहीं कि पीरियड्स के ख़त्म हो रही है और परसिस्ट कर रही है, टाइप ऑफ पेन कि वो लगातार होती है, वो क्रैम्प्स के फॉर्म में नहीं होती, तो ज़्यादा इम्कान है कि ये एंडोमेट्रियोसिस हो। सो इस सूरत में आप कोशिश करें कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, या अल्ट्रासाउंड पहले ही करा लें, अच्छे सोनोलॉजिस्ट से वो लेके जाएं। बट माइंड यू, एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट वी कम टू डायग्नोसिंग। मुश्किल होता है, बता दिया। अब कैसे करना है? मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पहले आपसे पूछूंगी, भाई आपकी हिस्ट्री क्या है? पेन किस तरह की होती है, किस वक्त होती है, कितनी देर रहती है, शिद्दत क्या हर महीने बढ़ रही है? ऑल दीज क्वेश्चंस मुझे ये क्लूज देंगे। फिर मुझे थोड़ा सा डिटेक्टिव बनना पड़ता है कि ओके,
ये इस तरह की पेन है, इस तरह की पेन है, शायद एंडोमेट्रियोसिस हो। अल्ट्रासाउंड ये आप करा के आएंगे या मैं कराऊंगी बेहतरीन जगह से। उसमें हो सकता है मुझे सिस्ट नज़र आए, सिस्ट होगा जिसमें ब्लड होगा। वो ब्लड अगर कहीं पे भी आपके स्कैन में अगर सिस्ट आता है जिसमें ब्लड है, वो हेमरेजिक भी हो सकता है, जो सादा सा होता है, मासूम सा होता है, हर महीने बनता है और दर्द के बगैर बनता है, या टेम्परेरी दर्द होती है और ख़त्म हो जाता है। जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होता है, जो चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड उसमें जब पुराना होता है तो ब्राउन हो जाता है चॉकलेट की तरह। सो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, वो जो हमें नज़र आता है, और साथ ये पहले हमने हिस्ट्री ले ली, फिर हमने अल्ट्रासाउंड पे इमेजिंग में देखा सिस्ट है, तो वो काफ़ी कन्फर्मेटरी होता है कि येस यू हैव एंडोमेट्रियोसिस। नाउ पेन का पैटर्न है, हिस्ट्री है, लेकिन सिस्ट नहीं आया, अल्ट्रासाउंड पे तो कुछ भी नहीं आया, फिर क्या एंडोमेट्रियोसिस नहीं है? नो नो, एंडोमेट्रियोसिस कैन स्टिल बी देयर, एंडोमेट्रियोसिस कैन स्टिल बी देयर, जबकि आपके अल्ट्रासाउंड पे कोई सिस्ट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, ठीक है। सो जब हम यहाँ तक पहुँच गए, हमें आगे क्या करना है? अब नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है। तो अगला स्टेप ये होता है कि हमने मेडिसिन शुरू करनी है। कब शुरू करनी है? जब हम सस्पेक्ट कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस, तो हमें चाहिए हम दवाइयाँ दे दें। दवाइयों का मकसद इसको क्योर करना नहीं है, ये मुकम्मल तौर पे जाता नहीं है। दवाइयों का मकसद होता है एक तरफ पेन रिलीफ और दूसरी तरफ डिजीज़ को आगे नहीं बढ़ने देना, ठीक है। पेन रिलीफ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए चाहिए, आपकी फैमिली के लिए चाहिए, आप सबको ज़रूरत है, बिकॉज इसकी पेन की वजह से लोग बार बार अस्पतालों में लाए जाते हैं, बार बार इंजेक्शन्स लग रहे होते हैं। सो हमें पेन रिलीफ करनी है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये डिज़ीज़ जिसका हमारे पास इलाज नहीं है अभी, हमने इसको आगे बढ़ने से रोकना है, ठीक है। सो जो बढ़ने से रोकना है वो हमें दवाइयाँ देनी है। जब आप गायनाकोलॉजिस्ट के पास आते हो तो आप लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होते हो कि कभी हमने किसी ने ये दिया, फिर कभी किसी ने वो दिया। ये बात याद रखो, जिस चीज़ का मुकम्मल इलाज नहीं होता उसमें हम भी कभी कोई चीज़ ट्राई करते हैं, कभी कोई चीज़ ट्राई करते हैं, क्योंकि इस उम्मीद पर कि हम शायद किसी की डिज़ीज़ को थोड़ा प्रोग्रेशन से रोक सकें। सो एंडोमेट्रियोसिस में असूल ये है कि आपको हमने पीरियड्स को रोकना है, उनको डिले करना है, और हमने डिज़ीज़ को आगे बढ़ने से रोकना है, क्योंकि हर पीरियड्स में ये डिज़ीज़ और बिगड़ती जाएगी। प्लीज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ब्लीडिंग जितनी बार होगी उतनी बार ये डिज़ीज़ आगे बढ़ेगी। वो ब्लड अंदर जाएगा, वो चीज़ों को चिपकाएगा, वो इन्फ्लेमेशन करेगा, वो पेन करेगा, लेकिन कल को चीज़ें चिपक जाएंगी, और सबसे बड़ा इफ़ेक्ट क्या होगा? फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। सो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है आप लोगों को मेडिकली मैनेज करने पे। सर्जरी का क्या रोल है? मेरे हिसाब में जो मेरी अभी तक की रिसर्च और जो जितना एक्सपीरियंस है, विच इज़ अ लॉट, वो ये है कि सर्जरी को अवॉइड करो as much as possible. One important point, do not get operated if it can be avoided. ना कराओ सर्जरी जब तक बिल्कुल मजबूरी ना बन जाए। एंड सेकेंड सर्जरी के बारे में पॉइंट ये है कि सर्जरी गायनाकोलॉजिस्ट अगर लैप्रोस्कोपी सर्जरी में स्किल्ड हैं तो वो करें, लेकिन अगर सर्जन उनसे ज़्यादा स्किल्ड है तो करें वो, लेकिन गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद ज़रूर हो, क्योंकि कितनी सर्जरी करनी है, क्या सर्जरी करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सर्जरी, अगर सर्जरी तक पहुंचते हैं आप, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली क्रूशल कि बेहतरीन हाथों से हो और गायनाकोलॉजिस्ट या कर रही हो या मौजूद हो, क्योंकि इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। आपकी मेडिकल मैनेजमेंट हुई, आपको सर्जरी करनी पड़ गई क्योंकि कोई और चॉइस नहीं थी, तो फिर सर्जरी के बाद यू मस्ट बी अंडर ट्रीटमेंट बाय गायनाकोलॉजिस्ट। सर्जरी के बाद गायनाकोलॉजिस्ट ने आपको मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि जो बचे खुचे सेल है ना, वो फिर चल पड़ेंगे, वो फिर हर पीरियड्स में ब्लीड करेंगे, और वो फिर जाकर वही एडहेजन्स, वही पेन महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 4 महीने बाद फिर शुरू कर देंगे। बहुत कम होता है कि सर्जरी
इतनी कामयाब हो कि उसके बाद कुछ ना करे और वो ठीक रहे, वो आमतौर पे फिर वो एंडोमेट्रियोसिस ही शायद ना हो और वो हेमोरेजिक सिस्ट हो, वी डोंट नो। कई लोग नहीं इसका 100% डायग्नोसिस करते। सर्जरी के बारे में आपको मैंने एक पॉइंट बताया कि अव्वल तो अवॉइड करो, दूसरा बेहतरीन हाथों में हो, और तीसरा ये कि उसकी बायोप्सी ज़रूर हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट, उसमें भी जैसे हमने पहले मेडिकल मैनेजमेंट की है कि हमने कोशिश करनी है कि पीरियड्स को रोकना है, इसी तरह बाद में भी यही मैनेजमेंट करनी है ताकि डिजीज़ ना बढ़े। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को आप कंप्लीट पिक्चर को रखो। पहले आपकी पेन है जो कि डायग्नोज मुश्किल से हो रहा है कि वो एंडोमेट्रियोसिस है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अल्ट्रासाउंड पे ना भी हो और पेन के पैटर्न की बेसिस पे हम मेडिकल मैनेजमेंट करें, मजबूरी हो तो सर्जरी करें, सर्जरी के बाद भी मेडिकल मैनेजमेंट करें, राइट? ये दैट्स हाउ यू शुड बी मैनेजिंग एंडोमेट्रियोसिस। जब आपको है तो आपने अपने डॉक्टर से इस तरह मैनेज कराना है। कब सर्जरी अनअवॉइडेबल होती है? एक कि जब पेन इस कदर ज़्यादा हो कि वो पीरियड्स रोकने से भी ना रुक रही हो। ठीक है, जब इतनी सिवियर पेन है कि वो बिल्कुल किसी चीज़ से आराम नहीं आ रहा, तो सर्जरी करते हैं कि शायद अंदर जाके हम चीज़ों को अलग अलग करें, थोड़ा एंडोमेट्रियोसिस का लोड कम करें, या अगर सिस्ट नज़र आ रहा है तब करें। बेस्ट टाइम फॉर सर्जरी तब है जब आपने उस सर्जरी के बाद कुछ फर्टिलिटी के लिए कुछ करना हो। अब इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस ये हैं कि अगर आप सर्जरी करते हैं तो तब करें कि अगर बच्ची अनमैरिड है तो उसके एग्स को फ्रीज कर ले, क्योंकि कल को एंडोमेट्रियोसिस उसकी ओवरीज को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। सो द प्रिंसिपल इज अवॉइड सर्जरी टिल फर्टिलिटी साथ मैनेज करें। उसको कहते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। अगर बच्ची सिंगल है, बच्ची मैरिड नहीं है, तो उसके एग्स फ्रीज कर लें। कल को जब उसकी शादी होगी, अगर वो नेचुरली कंसीव कर ले अल्हम्दुलिल्लाह, बट अगर वो नहीं करती तो फिर उसकी जो ये फ्रोज़न एग्स हैं वो काम आएंगे। अगर मैरिड है कपल लेकिन अभी फैमिली नहीं करना चाहते, अभी वो बच्चे डिले करना चाहते हैं, तो इन दैट केस इवन एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर लें, लेकिन फर्टिलिटी को प्रिजर्व करें, उसको उस बच्ची की फर्टिलिटी को बचाएं। सो ये आपको एक पैटर्न समझ आ गया आई होप कि एंडोमेट्रियोसिस एज अ पेशेंट अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो आप जस्टिफाइड हो, डॉक्टर्स बदलने पड़ रहे हैं तो यू राइट, बिकॉज कोई एक इलाज नहीं है। आई थिंक इट्स बेस्ट कि आप डॉक्टर एक को चूज़ करो और उनको मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स ट्राई करने दो, बिकॉज चंद ही चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मेडिकल मैनेजमेंट का असूल। ठीक है, एज अ पेशेंट आपको क्या पता होना चाहिए। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस के दो असूल हैं, एक एज आई सेड पेन मैनेजमेंट और दूसरा पीरियड्स को रोकना। अब पीरियड्स को रोकने के भी दो तरीके हैं, या आप देखो अगर ज़िंदगी में दो मौक़ों पे पीरियड्स रुकते हैं, या जब प्रेगनेंसी होती है या जब मेनोपॉज होता है, तो हम वो दवाइयाँ देते हैं जो या प्रेगनेंसी जैसी स्टेट करती हैं या मेनोपॉज जैसी स्टेट करती हैं। पर जो भी दवाइयाँ होंगी उनके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, पहले हम एक तरह की दवा ट्राई करेंगे, वरना दूसरी तरह की दवा ट्राई करेंगे। जो दवाइयाँ प्रेगनेंसी की तरह स्टेट करती हैं उनके प्रॉब्लम्स हम एक दवा ट्राई करते हैं, फिर सेकंड ट्राई करते हैं, फिर थर्ड ट्राई करते हैं, कोई ना कोई सूट कर जाती है, वो प्रेफरेबल है क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। दूसरी तरफ हम वो दवाएं देते हैं जो मेनोपॉज वाली सूरत हाल क्रिएट करती हैं, उनके साथ अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस वगैरह होते हैं, और उसमें फिर रिस्क दोनों में, जब पीरियड्स रोकते हैं, जब ईस्ट्रोजन नहीं बन रही, जब हार्मोन्स नहीं आ रहे, तो दोनों सूरतों में बोन थिनिंग वगैरह होती है। हमें सब चीज़ों को एड्रेस करना होता है, और आप लोगों ने भी अपनी सेहत को ओवरऑल मैनेज करना होता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना होता है, डाइट अच्छी रखनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है, मेडिटेशन करनी होती है। सो इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, फ्रॉम आपकी पेन, उसका डायग्नोसिस, उसकी मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जरी इफ नीडेड, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकल मैनेजमेंट, फर्टिलिटी कंजर्वेशन। ठीक है, सो चूज योर डॉक्टर वाइजली। आपके डॉक्टर को क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए
कि वो क्या मकसद अचीव करना चाहते हैं आपकी ट्रीटमेंट से, और किस दवाइयों की कॉम्बिनेशन के साथ वो आपके साथ सक्सेसफुल है। कोई एक फॉर्मूला हर एक में काम नहीं करता। एक बंदा एक दवाई पे कस्में खा रहा होता है, दूसरा दूसरी दवाई पे, और पेशेंट टोटली कंफ्यूज फिर रहे होते हैं। सो आई होप मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इतनी कंफ्यूजिंग चीज़ है। मैं फॉलो अप वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जब मेरे नॉलेज में कोई इजाफा होगा या मेरे नॉलेज में कोई चेंज होगी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने एक्सपीरियंसेस अगर कमेंट्स में शेयर करो, तो मे बी मैं उनको आपको रील्स की फॉर्मेट में या फिर वन बाय वन एक ही पॉडकास्ट में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर दूं, या सारे सिनारियोज को एड्रेस कर लूं। कोशिश करो कि लंबी चौड़ी मेडिकल हिस्ट्री ना शेयर करो, क्योंकि वो उसका जवाब देना यहाँ मुश्किल है। बट अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हो, या अगर आपको कहीं कामयाब मेडिकल मैनेजमेंट को मिली हो, अच्छे सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करो। अनदर थिंग आई वुड लाइक यू गाइज टू टेल मी कि अगर आपके पास किसी को भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में कोई सक्सेस हुई है, मैं पेशेंट्स को ज़रूर कहती हूँ कि कोई होम्योपैथी ट्राई करना चाहता है या हिकमत ट्राई करना चाहता है कि ज़रूर ट्राई करो, लेकिन साथ साथ हमें मॉनिटर करने दो। क्योंकि आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि हमारी जितनी एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो सारी शुरू हुई थी हर्ब से। इवन पेनिसिलिन एक मोल्ड था, जिसके बाद फिर जनरेशन्स ऑफ एंटीबायोटिक्स बनी। इसी तरह डिजिटालिस वगैरह ये सारी जो कार्डियक मेडिसिन हैं, जिनको भी लेके बैठ जाओ, ओरिजिन उनका किसी ना किसी प्लांट बेस्ड हर्ब से हुआ है, और फिर उनको केमिकली बना बना के आगे नेक्स्ट जनरेशन्स ऑफ केमिकल्स बनते गए हैं। सो अगर कोई अच्छा होम्योपैथ है या अच्छा हकीम है और आपकी मैनेजमेंट कर रहा है, ज़रूर करा के देखो। बिकॉज हमारे पास इलाज नहीं है, हमारे पास सिर्फ इसके कुछ रिलीफ के लिए चीज़ें हैं, और कुछ इसकी प्रॉब्लम्स ना बढ़े हैं, आपके कल को ज़्यादा चीज़ें बिगड़ ना जाएं, सिर्फ उसके लिए ट्रीटमेंट है। ठीक है। सो प्लीज़ आई होप टू हेयर फ्रॉम यू गाइज, सो दैट मुझे भी अंदाज़ा हो कि मुझे आपको आगे किस तरह इस बारे में गाइड करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन।